प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस हेतु आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में पिछले वर्ष विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय आय की परीक्षा में आए गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रहे घंटी के आइकन को टच करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बिना समय गंवाए वीडियो को देख सकें, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है और मैं प्रतिदिन वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 8 तथा 15 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। विकल्प है 8/15, 3/15, 3/5, 15/8। इसको हल कैसे करेंगे? इसमें क्योंकि योगफल 8 है और गुणनफल 15 है, तो हमारी संख्याएं संख्याएं जो है हमारी वो हो जाएंगी, हमारी 5 और 3 हो जाएंगी। और 5 और 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5 और 1/3। और इसको जो हम जोड़ेंगे 1/5 और 1/3 को हम जोड़ेंगे तो इसका जो हम लासा लेंगे तो वो आएगा 15। और ऊपर 3 को इधर गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे 1 में और 5 से गुणा कर देंगे इधर 1 में, तो 3 धन 5 हो जाएगा। तो आएगा कितना? 5 और 3 हो जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 15। तो हमारा जो विकल्प है वो हो जाएगा 8/15। हमारा विकल्प सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऋण 3/2 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं 3/2, ऋण 2/3, ऋण 3/2, 2/3, ऋण 6/4, 4/6, ऋण 9/12, 6/9। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जिसको जोड़ने पर योगफल शून्य हो। तो अगर हम ऋण 3/2 में हम जो है ऋण 3/2 में ऋण 3/2 में अगर हम जो है 3/2 जोड़ें तो हमारा योगफल कितना आएगा? हमारा योगफल आएगा ऋण 3 और ऋण ऋण 3/2 में अगर हम 3/2 जोड़ें तो लासा नीचे जो है 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा ऋण 3 और धन 3। तो ऊपर हो जाएगा 0, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2। तो 0/2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा योगफल जो है वो 0 हो जाए तो क्या जोड़ने पर 0 होगा? ऋण 3/2 में 3/2 जोड़ने पर 0 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जिसको गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए। तो ऋण 3/2 में अगर हम गुणा कर दें ऋण 2/3 का, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ऋण 2/3। तो इसका मतलब ये है कि हमारा विकल्प जो है वो हमारा विकल्प ए विकल्प जो है हमारा सही है। हमारा विकल्प ए जो है ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्र में x डिग्री का मान होगा। ये दिया हुआ है एक जो है त्रिभुज है, उसमें कोण बने हुए हैं और त्रिभुज के बाहर जो है वो 110 डिग्री का कोण बना है, अंदर जो है 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। विकल्प दिए हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतःसम्मुख कोण कौन कौन से हैं? अंतःसम्मुख कोण जो है एक ये है 60 डिग्री और एक ये है x डिग्री। इसका योग जो है इसके 110 के बराबर होगा। तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 110 में से हम 60 घटाएंगे तो x हो जाएगा 50। हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी यदि किसी संख्या का 7/3% 42 हो तो संख्या होगी। इसे हम विकल्प की सहायता से हल करते हैं। हम पहला विकल्प लेते हैं 1700। 1700 हमने ले लिया और इसको जो है 7/3 से गुणा करते हैं, क्योंकि लेकिन जो 1700 है उसमें 3 से कटेगा नहीं। जैसे 1700 लिख कर
और उसको हम 7/3 करते हैं तो 3 से ये जो 1700 है कटेगा नहीं, इसलिए हमारा जो विकल्प ए है ये सही नहीं है। अब हम विकल्प बी लेते हैं। विकल्प बी में विकल्प बी जो है वो है 1800। अब 1800 को अगर हम 7/3 से काटते हैं तो 3×6 = 18, ऊपर आ जाएगा 600, और 600 को 7 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 4200। और क्योंकि क्योंकि इसमें प्रतिशत दिया हुआ है 7/3%, इसीलिए इसको जो 4200 को 100 से हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 42। इसका मतलब विकल्प बी जो है हमारा वो सही है। हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। बच्चों, इस परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियोस जो हैं वो चैनल पर उपलब्ध हैं। उनको देखने के लिए वीडियो के नीचे जो बच्चे का आइकन दिख रहा है इसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार से चैनल पे उपलब्ध अन्य वीडियोस आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और इन वीडियोस को आप देखकर अपनी तैयारी अच्छे से और अच्छी कर सकते हैं और इनको अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, इन वीडियोस को आप देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, मोहन ने एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेच दी, तो मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 15%, 20%, 25%, 30%। तो इसमें जो है प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो लाभ कितना हुआ है? 3000 में बेचा है, 2500 में खरीदा, तो लाभ है 500, और क्रय मूल्य कितना है? वो है 2500 गुणे 100। तो 500 बटे 2500 करेंगे तो हमारा आएगा 5/25, और गुणे गुणे 100 करेंगे। इसके बाद जो है 5/25 और गुणे 100 हमारा ये बचेगा। फिर 25 से इसको काट देंगे, 25 चौके 100, और 5 और 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। इसका मतलब 20% जो है ये सही आंसर है। हमारा विकल्प जो है भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, √2 धन √x बराबर 3 हो तो x का मान होगा। इस प्रश्न को बच्चों हम विकल्प की सहायता से हल करते हैं। इसमें पहला विकल्प लेते हैं कि x जो है अगर वो 49 हो तो x 49 होगा, तो 49 x 49 लेने पर √49 बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और अगर इस 7 को हम जो है इस 7 को यहाँ पर रख दें, 2 के बगल में रख देंगे, तो √2 धन 7 बराबर हो जाएगा √9, और √9 जो होता है, वर्गमूल 9 जो होता है ये 3 का वर्ग होता है। 3 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा विकल्प ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये लिखा हुआ है घनमूल है 0.008 का मान होगा। यह प्रश्न घनमूल का है, इसे हम विकल्प की सहायता से हल करेंगे। तो अगर हम 0.3 लेते हैं तो 0.3 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 0.3 का जो घन है वो कितना हो जाएगा? 0.027 हो जाएगा। तो ये तो हमारे इसमें प्रश्न में है नहीं, इसका मतलब विकल्प ए सही नहीं है। अब हम विकल्प बी लेते हैं। विकल्प बी में 0.4 है, 0.4 को 3 बार अगर गुणा करते हैं तो आता है 0.064। ये भी हमारे प्रश्न में नहीं है, इसका मतलब विकल्प बी भी नहीं सही है। विकल्प सी में है 0.2, 0.2 को 3 बार गुणा करते हैं, 0.2 का जो घन है वो है 0.008। तो इसका मतलब विकल्प सी जो है ये सही है। तो हमारा विकल्प सी जो है हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 5x की घात 25 ऋण 3x की घात 32 धन 2x की घात ऋण 12 का मान क्या होगा यदि x बराबर 1 हो? इसमें विकल्प दिए हैं 0, 2, 4, 6। बच्चों, एक की घात अगर 25 है तो इसका मान होगा 1, और 1 की घात अगर 32 है तो उसका मान भी 1 होगा। 1 की घात ऋण 12 है तो उसका मान भी 1 होगा। तो इसको हम समीकरण में रखते हैं। 5 को 1 से गुणा करते हैं, ऋण 3 को 1 से गुणा करते हैं, और 2 को 1 से गुणा करते हैं, आता है 7 ऋण 3। तो 7 ऋण 3 बराबर 4 होगा। तो इसका मतलब विकल्प हमारा सी ये सही है।
विकल्प सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होता है 1:1, 1:6, 1:12, 12:1। तो हम लोग ये जानते हैं कि 12 घंटे में घंटे की सुई घड़ी का 1 चक्कर लगाती है, जबकि मिनट की सुई 12 चक्कर लगाती है। अतः दोनों सुइयों की गतियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:12। इसका मतलब विकल्प जो सी है हमारा ये सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 200% 20 हो तो संख्या का 50% होगा। विकल्प है 15, 10, 20, 5। 50% 200% का चौथाई भाग है और संख्या जो हमारी 20 है इसका चौथाई भाग 5 होगा। तो इसका मतलब हल जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6300 रुपये प्रति माह बचाता है। उस व्यक्ति का मासिक खर्च होगा 16,400, 22,250, 16,200, 10,500। तो 72% वो खर्च करता है और बचाता है 63%। तो 63% कितना हो जाएगा? वो 28% हो जाएगा, क्योंकि 100% में से अगर 72% घटाएंगे तो 28% बचेगा और 28% जो है वो है 6300 रुपये। तो 1% कितना हो जाएगा? ये 6300/28 हो जाएगा। और 72% कितना हो जाएगा? 72% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6300/28 गुणे 72। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा 900, नीचे आएगा 4, 900/4 गुणे 72 करेंगे तो 4 से 72 में काटेंगे 18 आएगा और 18 को 900 से गुणा करेंगे तो 16,200 आएगा। इसका मतलब हमारा जो विकल्प है, विकल्प हमारा सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। इसको देखिए हल करते हैं। 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 200 रुपये 600 रुपये हो जाएगा। अर्थात 200 रुपये मूलधन रहेगा और ब्याज जो है वो 400 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? वो 400 रुपये हो जाएगा। मूलधन 200, दर 10 और समय हमको निकालना है और बटे में 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो नीचे नीचे जो 100 है, नीचे 100 जो है ये इससे 200 को काटेंगे तो ऊपर आएगा 2। तो 400 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे समय। और समय बराबर हमारा हो जाएगा 400 में ये 2 और 10 मतलब 10 दूनी 20। 400 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आ जाएगा। तो हमारा विकल्प जो सी है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समपंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है। समपंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है 5, 6, 7, 8। विकर्णों की संख्या, इसका सूत्र होता है भुजा भुजा गुणे भुजा ऋण 3/2। तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, इसलिए जहाँ पर भुजा है वहाँ पर हम 5 रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 5 ऋण 3/2। 5 ऋण 3 जो होता है वो 2 होता है, तो 5 गुणे 2/2, 5 गुणे 2 10 होगा, 10/2 बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारा विकल्प ए सही है। प्रश्न 15 है, राम के पिता की आयु राम की आयु के 3 गुना से 5 अधिक है। राम की आयु क्या है जबकि पिता की आयु 44 वर्ष है? विकल्प दिया है 13 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 17 वर्ष। इसे हम विकल्प की सहायता से हल करते हैं। अगर हम जो विकल्प ए में 13 वर्ष दिया हुआ है, अगर हम राम की आयु 13 वर्ष लेते हैं तो क्या हो जाता है? प्रश्न के हिसाब से राम के पिता की आयु जो है वो 13 मतलब 13 की 3 गुनी से 5 ज़्यादा। 13 का 3 गुना होता है 39 और 39 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। इसका मतलब विकल्प ए जो है हमारा ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन होगा।
100 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर, 150 घन सेंटीमीटर, 175 घन सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो संपूर्ण पृष्ठ है 150 और 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो हमको भुजा का वर्ग निकालना है। भुजा का वर्ग निकालने के लिए 150 को 6 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो भुजा आ जाएगी कितनी, 5। और घन का आयतन होता है भुजा का घन, मतलब भुजा को 3 बार गुणा करना, और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि विकल्प हमारा बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनके परिमापों का अनुपात होगा 4:5, 5:4, 2:5, 5:3। तो परिमाप, चाहे वृत्त का जो परिमाप होता है, परिधि होता है, वो एक ही चीज़ होती है। तो परिमापों या परिधियों का अनुपात जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होता है। तो क्षेत्रफल कितना है, 16/25 है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का होता है 5, तो 4:5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा विकल्प जो ए है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 11, 5, 7, 9। समांतर माध्य का सूत्र होता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहली 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, और कुल ये कितनी हो जाएंगी, जोड़ेंगे मतलब गिनेंगे तो 5 हैं। उनको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब विकल्प बी हमारा जो है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19 है, एक पासे के फेंके जाने पर उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है 1/2, 3/2, 1/3 और 1/4। प्रायिकता का सूत्र होता है, जैसे प्रायिकता जो है इस में हो जाए, इस प्रश्न में हो जाएगी पासे पर कुल अभाज्य संख्याएं बटे पासे पर कुल संख्याएं। तो पासे पर कुल अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2, 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है। तो कितनी संख्याएं हो गई, ये 3 संख्याएं हो गई। और पासे पे हम जानते हैं कि कुल 6 संख्याएं होती हैं, तो 3/6 का मतलब है कि 1/2। हमारा विकल्प जो है वो ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न आंकड़ों का बहुलक है 5, 6, 6, 7, 3, 4, 6, 1, 5, 6। विकल्प है 3, 4, 5, 6। बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, अर्थात जो ज़्यादा बार आया हो। इसमें 6 जो है अधिक बार आया है, अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 6। हमारा विकल्प डी जो है ये सही है। तो बच्चों ये जो है ये थे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, और इसी प्रकार के प्रश्न और हैं, इनका वीडियो मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और वीडियो को आप अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जिसका अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए। मैं आपके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका मैं उत्तर दूंगा, उनका मैं हल बताऊंगा। तो बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।